श्री राधे राधे। सभी सुधी श्रोताओं का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वास्तु शास्त्र के कोर्स में। और हम अभी तक 58 क्लासेस कर चुके हैं, 59 आज हम करेंगे। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी प्लॉट के प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से जो हमको प्लॉट पढ़ाए गए हैं उनके आकार के बारे में नंबरिंग 35 प्लॉट्स की है, जिसमें हम 33 कवर कर चुके हैं। और हम अब 2 प्लॉट्स और हैं जिनके बारे में बात करेंगे। एक है गौमुखी प्लॉट, जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं, शेरमुखी गौमुखी। और दूसरा है व्याघ्रमुखी भूखंड। इस पे आपको लिखना भी बाकी प्लॉट्स के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है इस क्रम को सही से समझना। तो लेके चलते हैं अगली हेडिंग 34 नंबर की, गौमुखी भूखंड। गौमुखी भूखंड डैश ऐसा भूखंड जो आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा हो, वह काकमुखी अथवा गौमुखी भूखंड कहलाता है। यह भूखंड शुभ भूखंड कहलाता है। गौमुखी भूखंड तभी शुभकारी होता है। गौमुखी भूखंड तभी शुभकारी होता है जब उसका प्रवेश द्वार दक्षिण अथवा पश्चिम में हो। क्लॉज अंडरलाइन कर लीजिए। गौमुखी भूखंड तभी शुभकारी होता है जब उसका प्रवेश द्वार दक्षिण अथवा पश्चिम में हो। ठीक है, इसे ब्रैकेट में या अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे भवन में निवास करने से यश, वैभव, सम्मान, सुख, समृद्धि, मानसिक सुख और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पूर्ण रूप से विकास होता है। सभी प्रकार के सुखों हेतु सही दिशा के चयन के साथ ही हमको भवन बनाने हेतु गौमुखी भूखंड को सुनिश्चित करना चाहिए। गौमुखी भूखंड में निवासियों के भाग्य जागते हैं और वो स्वतः ही भाग्यशाली हो जाते हैं। वे लोकप्रिय और वैभवशाली होते हैं। निवासियों की संतानें भी यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष निर्माण नहीं करती हैं तो वह भी भाग्यशाली, वैभवशाली
लोकप्रिय होती हैं। उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु इसका यह आशय कतई नहीं है कि सभी गौमुखी भूखंड फलदायी ही होते हैं। उत्तर पूर्व से काटकर निर्मित भूखंड शुभकारी नहीं होते हैं। ऐसे भूखंडों में सुख, समृद्धि व शांति की कमी का आभास भवन स्वामी व परिजनों को होने ही लगता है। निर्धनता, अभाव व दुर्घटनाएं निरंतर पीछा करती ही रहती हैं। यह अशुभताएं कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, साथ ही हमेशा रोगग्रस्त बनाए ही रहती हैं। अतः ऐसे भूखंडों को पहले ही वास्तु करवाकर ठीक कर लेना अति आवश्यक है। हेडिंग नंबर 35, व्याघ्रमुखी भूखंड। आधा वा बनेगा, या बनेगा, बड़े आ का डंडा लगेगा, घा घड़ी वाला लिखेंगे, उसमें नीचे की तरफ रा उड़ाएंगे। मुखी भूखंड, व्याघ्र ग्रह, ग्रह इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रह बनना है, घ ग्रह, व्याघ्रमुखी भूखंड। डैश, जो भूखंड आगे से चौड़े और पीछे से सकरे होते हैं, ऐसे भूखंडों को व्याघ्रमुखी भूखंड कहते हैं। इनका आकार सूर्पाकार होने के कारण इन भूखंडों को आम बोलचाल की भाषा में सुपड़िया भूखंड भी कहते हैं। ऐसे भूखंडों पर भवन बनाकर रहने वाला कभी सुखी नहीं रहता। यह रोग, शोक व दुखों का कारण है। ऐसे भूखंडों में रहने के कारण उनकी संतानें नहीं होती। ब्रैकेट में लिखिए पुत्र।
खासकर पुत्र संतानें जन्म नहीं लेती। ऐसे लोगों में अधिकतर कन्याएं ही जन्म लेती हैं। ऐसे भवन में रहने वालों के ऊपर कर्ज व मुसीबतों और आपदाओं का साया सदैव बना रहता है। गरीबी, कर्ज, शोक, दुख आदि कभी भी साथ नहीं छोड़ते तथा भाग्य भी सो जाता है। अतएव इस प्रकार के भूखंडों का प्रयोग वास्तु सुधार किए बगैर नहीं करना चाहिए। परंतु उत्तर पूर्व दिशा में विकसित होते हुए व्याघ्रमुखी भूखंड सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। इस दिशा के व्याघ्रमुखी भूखंड पर भवन बनाकर निवास करने वाले को कीर्ति, सम्मान, वैभव के साथ ही साथ समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उसका पूर्ण रूप से आर्थिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। उसकी आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से रुचि बढ़ जाती है। जिस भूखंड का ईशान बढ़ा हुआ हो वह शुभ होता है। जिस व्याघ्रमुखी के आकार टेढ़े मेढ़े हों वह भूखंड अशुभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त समकोणीय और समान भुजाओं वाले भूखंड अपेक्षाकृत शुभ परिणाम ही देते हैं। अतएव वास्तुविद से परीक्षणों उपरांत ही ग्रह का निर्माण करवाना व भवन में निवास करना उचित माना गया है। 2 हेडिंग थी, दोनों ही लंबी हेडिंग थी। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। शेरमुखी प्लॉट वो होता है जिसमें हम घर का दरवाज़ा जिस तरफ रखते हैं वो दिशा, उस दिशा की दीवार जितनी चौड़ी होती है उस प्लॉट के अंत की दीवार उस दीवार से थोड़ी सी कम चौड़ी होती है। शेरमुखी प्लॉट विशेष रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बहुत शुभ माना गया है, पर आवासीय में उसका प्रयोग निषेध भी किया गया है। सिंहमुखाकार भूखंड आप लोगों ने हेडिंग लिखी है पहले और मैं मानता हूँ कि आपने उसे रिवाइज भी किया होगा। गौमुखी भूखंड ऐसा भूखंड जो आगे से सकरा और पीछे से चौड़ा हो, वो काकमुखी अथवा गौमुखी भूखंड कहलाता है।
काकमुखी बात होती है तो काक मतलब कौवा होता है, कौवा कहते हैं। काक भुसंडी नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने, सुनने में ऐसा आता है कि इस पृथ्वी लोक पर अपने जीवन काल में 16 से 17 बार रामायण और महाभारत होते हुए देखा है। उन्होंने अपने सारे प्रवचन कौवे के रूप में ही दिए, उन्होंने स्तुतियाँ की वो सारी कौवे के रूप में ही की, उन्हीं के कौवे के ही शरीर में रहते हुए की, और उनको काक भुसुंडी नाम भी दिया गया। तो काकमुखी भूखंड जब आता है तो मेरे दिमाग में उनका स्मरण आ जाता है। शेरमुखी से अपोजिट, शेरमुखी में जिस तरफ चौड़ी दीवार होती है, एंट्रेंस हम उस तरफ रखते हैं, ठीक उल्टा कर दें, जिस तरफ कम चौड़ी दीवार होती है और जिस तरफ अधिक चौड़ी होती है उसके अपोजिट हम कम चौड़ी की तरफ अगर घर का मुख्य द्वार रखें तो ये गौमुखी प्लॉट हो जाएगा। अब आजकल जो ट्रेड चल रहा है वो ऐसा है कि गौमुखी प्लॉट ही सब लेना चाहते हैं। गौमुखी प्लॉट मिल रहा है ले लो, नॉर्थ वेस्ट का मिल रहा है ले लो, साउथ वेस्ट का लेना नहीं चाहिए फिर भी मिल रहा है ले लो। अभी बहुत सारे लोगों की तो मजबूरी है कि वो ले ही लेते हैं, क्योंकि उनको लॉटरी में मिला है, आवंटन हुआ है, सरकार ने दिया है। लखनऊ की बात करें तो एलडीए ने दिया, कानपुर की बात करें तो केडीए ने दिया। हर प्रकार से हर शहर में लॉटरी निकलती है, लोगों को भवन बनाने के लिए भूखंड मिलते हैं, या सिंगल एक कमरा किचन बाथरूम के साथ में प्लॉट मिलता है बना हुआ। अब उनको अगर गौमुखी प्लॉट तो नहीं कह सकता मैं कि मिलेगा, पर उनको समान रूप से प्लॉट मिलता है। अब यदि कोई अपना प्लॉट खरीदता है घर बनाने के लिए और वो प्लॉट थोड़ा सा रैंच हो जाए और गौमुखी भूखंड हो जाए तो वो हर प्रकार से शुभ नहीं होता। जैसे प्लॉट मिलता है आवंटन में तो हर प्लॉट शुभ नहीं होता, हर जगह पे एंट्रेंस सेम जैसी रहती है पर वो शुभ नहीं होती। ऐसे ही जब उसका प्रवेश द्वार, गौमुखी प्लॉट का प्रवेश द्वार दक्षिण अथवा पश्चिम में हो तभी वह भूखंड शुभ फलदायी होता है। अब अगर गौमुखी प्लॉट पश्चिम और दक्षिण के अलावा आपने उत्तर का ले लिया, पूरब का ले लिया है, दक्षिण आग्नेय जो होता है साउथ ईस्ट मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच का पार्ट आग्नेय का ले लिया, वायव्य का ले लिया, नैऋत्य का ले लिया, किसी भी डायरेक्शन का ले लिया तो वो आपको अच्छा फल नहीं करेगा। ऐसे भवन में निवास करने से यश, वैभव, सम्मान, सुख, समृद्धि, मानसिक सुख, शांति, आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। अब अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ का ये भूखंड है आपका, या आप ऐसा भूखंड पा जाते हैं खरीदते समय, देख लेते हैं ध्यान से, तो ये आपको सब शुभ फल करेगा। साथ ही साथ पूर्ण रूप से विकास होता है, सब तरीके से सब चीज़ें फलती फूलती हैं, निवासियों के भाग्य जागते हैं, वो भाग्यशाली हो जाते हैं, वैभवशाली लोकप्रिय हो जाते हैं। उनकी वंशावलियाँ अगर आगे चल के उनके नाती पंथी संती जितने भी हैं वो अगर उस मकान में कोई नया वास्तु नहीं बनवाते हैं, कोई भी नया ऐसा संकलन नहीं इकट्ठा करते हैं, खड़ा करते हैं, और जैसा वास्तु है पहले से वैसा ही बना रहने देते हैं, तो वो भी लोकप्रिय और वैभवशाली हो जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु इसका यह आशय बिल्कुल भी नहीं है कि सभी भूखंड फलदायी ही होते हैं। जो फलदायी नहीं होते हैं वो बहुत कष्टप्रद होते हैं। खासतौर से उत्तर और पूर्व दिशा से काटकर निर्मित भूखंड शुभकारी नहीं होते, और ऐसे भूखंडों में सुख, समृद्धि और शांति की कमी का आभास होने ही लगता है। निर्धनता, अभाव और दुर्घटनाएं निरंतर पीछा करती हैं क्या, करती ही रहती हैं, ऐसे लिखवाया। यह अशुभताएं कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमेशा रोगग्रस्त ही बनाए रहती हैं। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि जब
किसी और शहर में रह रहे थे, बड़े मज़े में रह रहे थे, सरकारी नौकरी थी, ट्रांसफ़र होके पहुँचे थे, रहना शुरू कर दिया अनायास ही किसी ऐसे मकान में जहाँ से भाग्य वृद्धि होनी थी। उनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा इस तरीके से चल रही थी कि उनको घर ही ऐसा मिला कि फलते फूलते चले गए, बच्चे हो गए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, और बच्चे जब यौवन अवस्था में पहुँचे, किशोरावस्था में पहुँचे, और उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होके वो अब ऐसे मकान में पहुँच गए जहाँ से उनका डिमोशन होना था। तो किसी लीगल एक्टिविटी में फंस गए, किसी ऐसी लत में आ गए, पैसा कमा लिया कि उनको नशे का कोई क्रम बन गया इस तरीके का कि अब उनको उससे रोगग्रस्त हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें उनको हॉस्पिटल देखना पड़ गया मुँह। ऐसी कंडीशन, ये प्लॉट भी अगर गलत डायरेक्शन में है तो आपको ये रोगग्रस्त बनाएगा। रोगग्रस्त बना देना और ठीक कर देना ये एक अलग बात है, और रोगग्रस्त बनाए ही रहना, एक बीमारी गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई, तीसरी गई, चौथी आई, ऐसा ये जो क्रम बनता है ये इस प्रकार का भूखंड देता है। अतः ऐसे भूखंडों को पहले वास्तु करवाकर ठीक कर लेना चाहिए, उसके बाद उसमें निवास करना चाहिए। आजकल का ज़माना बहुत ही मतलबी ज़माना है, मतलबी यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, सभी अपना सिर्फ मतलब ही साध रहे हैं। ऐसी वाली कंडीशन में मेहनत से पैसे कमाने के बाद हम पैसों को देख देख कर ही सुखी होते हैं, और कोई कह दे कि इसमें से पैसे खर्च करने हैं और आप सुखी हो जाएंगे तो जल्दी से विश्वास नहीं होता। पर डॉक्टर कहता है पथरी का ऑपरेशन करना है, ब्रेन हेमरेज हुआ है ऑपरेशन करना है, हार्ट डैमेज हुआ है ऑपरेशन करना है, किडनी में पत्थर फंस गए हैं तो ऑपरेशन करना है, हम पैसे देते हैं। वो पैसे की बलि ही है, पर हम उसे सहयोग मान लेते हैं। अरे वो पेट कटवा दे रहा है केतु आपका, और उसके बाद आपके पैसे से परसेंटेज जा रहा है दूसरों का। आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, दूसरों के लिए भी कमाते हैं। तो दान करना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए। और वास्तु कराएंगे, जैसे प्लॉट खरीदते समय कमीशन एजेंट को हटाते हैं ना बीच से, ऐसे ही इंजीनियर से नक्शा बनवाते समय वास्तु वाले को हटा देते हैं है ना। फिर गलत नक्शा बन जाता है, फिर परेशान होते हैं, आते लौट के फिर आप जैसे वास्तु कंसल्टेंट के पास ही। हेडिंग नंबर 35, व्याघ्रमुखी भूखंड। जो भूखंड आगे से चौड़ा और पीछे से सकरा होता है वह व्याघ्रमुखी भूखंड होता है। आगे से चौड़ा और पीछे से सकरा, इसका आकार सूप के आकार का होता है। इस भूखंड को सुपड़िया भूखंड भी कहते हैं। ऐसे भूखंडों पर भवन बनाकर रहने वाले कभी सुखी नहीं रहते। यह रोग, शोक व दुखों का कारण है। ऐसे भूखंडों पर रहने के कारण उनकी संतानें नहीं होती। पुत्र, खास तौर से पुत्र संतानें जो हैं वो नहीं होती। ऐसे लोगों में अधिकतर कन्याएं ही जन्म लेती हैं। ऐसे घरों में अधिकतर कन्याओं का ही जन्म होता है। वो अपना भाग्य लेके आती हैं। ये इंसान बहुत फलता फूलता है, पैसे कमाता है, और बेटियों के चले जाते ही उस घर में फिर से कंगाली आ जाती है। ऐसे कई फैमिली हमने देखे हैं जहाँ पर बहनों की शादी होने के बाद भाइयों और भाभियों की ऐसी दशा हो जाती है कि वो कमाते और खाते रह जाते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद उनको, जब उनके घर में कभी बच्चे बड़े होते हैं, अपनी किस्मत से, उनके किस्मत से जब धन आता है तब अच्छा समय देख पाते हैं। ऐसे भवन में रहने वालों के ऊपर कर्ज व मुसीबतों और आपदाओं का साया सदैव बना रहता है। मतलब ऐसे घर में अगर आप रहते हैं तो मुसीबतें और आपदाएं, कर्जा, आपका जो घर है वो छोड़ते नहीं कभी भी। गरीबी, कर्ज, शोक, दुख आदि कभी भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे इसी के साथ में कर्ज, मुसीबत, आपदाओं के साथ में ही गरीबी, कर्ज, शोक, दुख आदि भी साथ नहीं छोड़ते, तथा भाग्य भी सो जाता है, ऐसा मालूम होता है।
अतः इस प्रकार के भूखंडों का प्रयोग वास्तु सुधार किए बगैर नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे भूखंडों पर भवन बना के रहना शुरू कर देंगे तो आपको उपर्युक्त जितनी भी समस्याएं बताई हैं, जिसमें से दुख, एक माताजी हैं, उनके 2 दामाद एक ही साल में एक्सपायर कर गए, तो उनको जो दुख मिला, उनको जो शोक संतप्ति प्राप्त हुई, या किसी का कमासुत, कमा लेने वाला, जो कमाई का एक फिक्स जरिया था, ऐसा कोई बुजुर्ग, ऐसा कोई बड़ा चला गया, तो उसको भी जो दुख होगा, जो शोक होगा, वो इस घर की वजह से मिलेगा। गरीबी, बहुत बार गरीबी क्या होता है, हमने किसी ऐसे आदमी को, आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी कॉल आई और हमने उसको OTP बता दिया, उसने हमारा खजाना गाली कर दिया, तो अचानक अनायास ही गरीबी आ गई। अब क्या करें, 15 दिन की गरीबी भी गरीबी है। जैसे आप एज में बड़े होते जाते हैं, पहले छोटे से बच्चे होते हैं, किलकारियों पे आपके काम होता है, आपके इशारों पे काम होता है, आपके रोने पे काम होता है, फिर आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, आपके चलने की एक्टिविटी से काम होता है, आपका स्वरूप बदल गया, पहले आप गोद में थे, अब आप घुटनों के बल हैं, फिर आप खड़े होकर चलते हैं, तो फिर से आपका एक नया चरित्र निकल के आता है। ऐसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, तो बोलने का एक गड़बड़ सा जो लैंग्वेज है वो निकलता है, फिर आप उसको तुतलाना शुरू करते हैं। तो ऐसे करके जब एक एक स्टेप बढ़ती है आगे, जीवन बदलता जाता है, चीज़ें बदलती जाती हैं। ऐसे ही ये भवन भी आपको एक आपदा के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, परेशानी, गरीबी, कर्ज, शोक, दुख पर सब एक एक करके देते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाग्य सो गया है। अतएव इस प्रकार के भूखंडों का प्रयोग वास्तु सुधार किए बगैर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप 20 लाख रुपए का मकान बना रहे हैं, 20,000 रुपये फीस वास्तु वाला लेगा, 50,000 की तोड़फोड़ कराएगा, 1 लाख रुपए की तोड़फोड़ भी करा सकता है। पहले तो रेमेडी ही कराने का प्रयास हम लोग करते हैं, पर रेमेडी अगर सफल नहीं हो पा रही है, भवन कुछ ऐसा ही है कि हमको चीज़ें तोड़नी ही पड़ेंगी। एक लोग हैं जिनके यहाँ पे अभी रेमेडी देने की बातचीत हुई, काफ़ी कुछ फीस वगैरह सब डिस्कस हो गया। उन्होंने अपने कमरे से सेफ और कुछ बॉक्स थे बड़े बड़े, उनको हटा दिया। उनके हस्बैंड और उनके बीच में झगड़ा होने लगा कि ये किससे पूछ के हटाए, क्यों हटाए, इसे हटाने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगर वो महिला चाहे तो भी अपने घर का वास्तु नहीं बदल सकती। वहाँ पर हम जैसे बाहर के इंसान जो वास्तु करने जाएंगे, उस घर का ही पुरुष जब नहीं चाहता है, तो बाहर का पुरुष, हमारे जैसा कोई वास्तु कंसल्टेंट, उस घर में क्या ही बदलाव करा सकता है। अतः इस प्रकार के भूखंडों का प्रयोग वास्तु सुधार बगैर नहीं करना चाहिए। परंतु उत्तर पूर्व में अगर इसकी दिशा है और ये बने हुए हैं व्याघ्रमुखी भूखंड, तो यह सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। इस भवन में निवास करने वालों को कीर्ति, दूर दूर तक जो ख्याति होती है, नाम होता है, उनका बड़ा टौर है, भौकाल है, लखनऊ में बोलते हैं। तो कीर्ति, सम्मान, वैभव के साथ ही साथ समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है। उसका पूर्ण रूप से आर्थिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। उसकी आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों में विशेष रूप से उस घर के लोगों की रुचि होती है। जिस भूखंड का ईशान बढ़ा हुआ हो वह शुभ होता है। जिस व्याघ्रमुखी के आकार टेढ़े मेढ़े हों वह भूखंड अशुभकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त समकोणीय और समान भुजाओं वाले भूखंड अपेक्षाकृत शुभ परिणाम देते हैं। तो ध्यान रखें, नक्शा बनवाते समय सही से नक्शा बनवाएं। भूखंड का चयन करते समय वास्तुशास्त्र के साथ में, शास्त्री के साथ में जाएं, चीज़ों को ठीक से करें। अतएव वास्तुविद से परीक्षणों उपरांत ही ग्रह का निर्माण करवाना व निवास करना उचित होता है। इसमें एक शब्द आया है परीक्षणों उपरांत, परीक्षण के उपरांत, ठीक है ना। तो अतएव वास्तुविद से परीक्षणों उपरांत ही ग्रह का निर्माण करवाना व उसमें निवास करना उचित होता है। बहुत सारी बधाइयाँ, आपने 35
प्रकार के मकानों को क्रमबद्ध कर लिया है अपने, कहीं भी जहाँ भी आप विषय को लिख रहे हैं। और इसी लगन के साथ में आप बने रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज के साथ में, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ में। मैं विपिन वर्मा आप सभी के साथ हूँ। अब हम अगले एपिसोड में जियोपैथी स्ट्रेस पढ़ेंगे। इसके बाद में हम अलग अलग जोन के हिसाब से जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी पढ़ेंगे। अब हम टेक्निकल होते जाएंगे धीरे धीरे, और फिर हम नक्शे पर बात करेंगे। तो उसके लिए हमको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन आने के लिए लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है उसको करना है। फेसबुक पे तो कर सकते हैं अभी भी, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले कोर्स पूरा करा दें, उसके बाद में करेंगे, क्योंकि जब बात खुलेगी तो लंबी और दूर तक जाएगी। तो ऐसे में अगर आपके पास कुछ भी रिटिन प्रोसेस छूटा हुआ रहेगा तो फिर तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप हमारी बातों से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कोर्स के थोड़े से एपिसोड और बचे हैं, फिर हम निरंतर एपिसोड ही एपिसोड करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक दूसरे के घरों को देखेंगे, नक्शों को देखेंगे, बातों को समझेंगे, उनके जीवन में आने वाले जितने भी उतार चढ़ाव हैं, उनके जीवन की जितनी भी व्याधियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। और आप सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अपने घर को अच्छा बनाइए, जानने वालों के जीवन को अच्छा, घर को अच्छा बनाइए। इसी तरीके से हम लोगों में अच्छा जो विचार है वो डालने का काम कर रहे हैं कि हर घर हो वास्तु संपन्न, ऐसी मेरी मानसिक इच्छा है। हृदय से मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग अपने घर की समस्याओं को सॉल्व करें। हमारे गुरु जी का कहना है, गुरु बनो शिष्य नहीं।